कितने राजपूत हैं जो उस दलित आईएएस से अपनी बेटी की शादी करेंगे? कितने ब्राह्मण हैं जो उस दलित आईएएस को अपना दामाद बनाएंगे? आपको नहीं लगता कि मांझी का यह बयान बिल्कुल पाखंडपूर्ण है? जिंदगी भर मांझी जी चाहे विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। ये जो फैसला है ये सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर कर देगा। मोदी जी के अनुमान है चिराग पासवान ज्यादा शातिर आप कह सकते हैं, ज्यादा यंग भी है, उनको भी और पारी घरे घर ऐसी शादी होती तब तो आपको याद नहीं रहता शांभवी चौधरी और सयान कुणाल। अब बुढ़ापा में जब 80 बरस के हो गए तो कहिए कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्रीमी लेयर का प्रावधान अब SC ST पर भी लागू होगा। बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। क्यों आज उनको इस्तीफा दे दे, वो कह दे कि मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ। देश में सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो जात पात का जहर लोगों के दिमाग में है, मैं तो इसको जहर ही मानता हूँ, कोई अच्छी चीज तो है नहीं। दलित को दलित से लड़ा देगा, है ना। अब मान लीजिए फैसला आया तो मुसहर रविदास से लड़ने लगेगा। ये तो सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। डगरा के बैगन है, 6 महीना इधर रहेंगे, 6 महीना उधर रहेंगे। आजकल ये जो डगरा के बैगन है मांझी जी, ये मनोवादियों की गोद में बैठे हुए हैं। एक साधारण ब्राह्मण भी जो रहेगा, जो हो सकता है ब्राह्मण खुद चपरासी ही हो, वो उस दलित आईएएस को सामाजिक दृष्टि से खुद से नहीं करेगा। हाँ, नहीं स्वीकार करेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। इस देश में एक बार फिर से आरक्षण पर बहस छिड़ चुकी है। पक्ष विपक्ष, विरोध समर्थन की बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच अलग अलग नेताओं की अलग अलग ओपिनियन है। खासतौर पे जो दलित महादलित समाज के नेता है, बात बिहार की कर ली जाए तो उनका भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद या फिर उसके बाद जो जिस तरीके से बातें हो रही है, कोई पक्ष और कोई विरोध, कोई समर्थन कर रहा है। मेरे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सर, कहा गया कि भाई वर्गीकरण किया जाए SC ST रिजर्वेशन के अंदर। समर्थन करने वाले लोग में जितना मांझी है कि भाई इससे 3-4 जाति को फायदा होता था, अब जो है बाकी 17-18 जातियों को फायदा होगा। चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध और समर्थन को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मामला शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ क्योंकि इसको लेके काफी कंफ्यूजन है लोगों में। देखिए, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी जिसमें 7 न्यायमूर्ति थे और वो फैसला 6-1 से दिया गया। इसका मतलब 6 न्यायमूर्तियों ने एक बात कही और एक ने एक अलग बात कही। तो जिस न्यायमूर्ति ने अलग फैसला दिया उनका नाम है श्रीमती बेला त्रिवेदी। इसके अलावा 6 न्यायमूर्तियों ने एक अलग फैसला दिया। चूंकि 6-1 है तो बहुमत तो 6 लोगों का है, तो उन्हीं का फैसला लागू होगा। तो उस फैसले में 2 मुख्य बिंदु हैं उस फैसले के, मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। उस फैसले में पहला तो कहा गया कि क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है, जो अब तक पिछड़ी जातियों पर लागू था, वो क्रीमी लेयर का प्रावधान अब SC ST पर भी लागू होगा। क्रीमी लेयर का ये मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है ना, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यही मोटा मोटी क्रीमी लेयर का मतलब होता है। और ये पहले से ही पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है उसमें ये लागू है। उसमें ऐसा कुछ है कि 8 लाख रुपया यदि आपकी मतलब सालाना इनकम हो तो आप उससे वंचित हो जाएंगे आरक्षण से। तो अब तक ये पिछड़ी जातियों पर लागू था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SC ST पर भी लागू होगा। पहला बिंदु तो ये है क्रीमी लेयर वाली बात। दूसरा बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलितों में भी अनेक जातियां हैं और उसमें भी सारी जातियां एक बराबर नहीं है। उसमें से कुछ जातियों की तरक्की हो चुकी है, कुछ जातियां पीछे छूट गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, मतलब दलितों के अंदर भी वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे यदि मैं बिहार के संदर्भ में समझाऊं आपको, तो मान लीजिए बिहार में भी बहुत दलित जातियां हैं, जैसे रविदास है या आपको पासवान है या मुसहर है, धोबी है, ये सारी दलित जातियां हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में कुछ लोगों का मानना है, कुछ समाजशास्त्रियों का, कि रविदास हुआ या पासवान जातियां हुई ये ज्यादा तरक्की कर चुकी हैं और मुसहर जैसे है वो अभी भी पीछे है। मतलब वो दलित क्या, वो महादलित बहुत सारा डोम है। हाँ, वही है। तो इस तरह की बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए आरक्षण के अंदर आरक्षण रहना चाहिए। मतलब ये बात हुई कि दलितों को आप जितना आरक्षण दे रहे हैं, यदि राज्य सरकार ऐसा चाहे तो वो उसमें से 70% आरक्षण किसी एक दलित जाति के लिए कर सकती है, 20% दूसरी के लिए, 10% तीसरी के लिए, है ना। यही 2 मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट के फैसले के थे, क्रीमी लेयर और एक आरक्षण के अधीन आरक्षण, कोटा विदीन कोटा। अब देखिए, इसको लेके बवाल मचा हुआ है देश में। अभी जो 21 अगस्त को भारत बंद था, दलित संगठनों ने बुलाया था, उसको अनेक विपक्षी दलों का भी समर्थन था। कांग्रेस ने समर्थन किया था, राजद ने किया था, लोजपा ने किया था, तृणमूल कांग्रेस ने किया था, झामुमो ने किया था, बहुत सारे विपक्षी दलों का समर्थन था और बंद को मोटा मोटी अब सफल ही कहेंगे। तो अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोचक हैं उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि ये जो फैसला है ये सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर कर देगा, है ना। दलितों में आपस में फूट डाल देगा, दलित को दलित से लड़ा देगा, है ना।
अब मान लीजिए फैसला आया तो मुसहर रविदास से लड़ने लगेगा, पासवान किसी से लड़ने लगेगा। तो उनका कहना है कि इस फैसले से, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालकर शासन करने की नीति, उनका कहना है कि मनुवादी भी यही चाह रहे हैं कि भाई दलितों में फूट डाल के हम लोग शासन करें। तो एक उनका पॉइंट ये है। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को है, वो राज्य सरकारों को नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कर दिया है, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ये संविधान सम्मत नहीं है। एक बात ये। तीसरी बात उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कुछ जातियां दलितों में ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, कुछ पीछे रह गई है, इसको कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़े नहीं है ना, किसी आंकड़े को उसने प्रस्तुत नहीं किया है। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बैठे बैठे मान लिया क्या, है ना। उनका कहना है कि यदि कोई आंकड़े होते, पूरे देश भर में कोई आंकड़े किए जाते, कोई सर्वेक्षण होता, उससे आंकड़े होते और उन आंकड़ों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता तो एक बात होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ऐसा है कि कुछ जातियां हैं, तो उनका कहना है कि आंकड़े आपके पास कहाँ हैं, आप हवा में कैसे बात कर सकते हैं। तो यही दलित संगठनों के यही मतलब मुख्य उनके आलोचना के बिंदु है। और उनका अब देखिए, दर्शकों को मैं समझाऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। तो अब उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में तो जा नहीं सकते। अब दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही आप समीक्षा याचिका दें, रिव्यू पिटीशन दिया जाए कि संविधान बेंच को बदलने की। इससे भी बड़ा एक संविधान बेंच बैठेगा। मान लीजिए ये 7 न्यायाधीशों का था, तो अगला संविधान बेंच 9 न्यायाधीशों का बैठेगा, इससे भी बड़ा बैठ जाएगा। 7 की बात तो 9 से ही ना कटेगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, वो कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दे। जैसे 2-4 साल पहले ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला दिया था SC/ST एक्ट को लेकर। जो अनुसूचित जाति जनजाति कानून है उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक कमजोर कर दिया था। उस पर भी बहुत बवाल हुआ था देश में, उसमें भी भारत बंद रखा गया था और इतना सरकार पर दबाव बढ़ा कि अंत में सरकार ने संसद का सत्र बुलाकर संसद में उसको मतलब निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो यही मांग है और यही आज की यही स्थिति है। एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले में एक जो सुझाव था कि भाई क्रीमी लेयर 8 लाख से अधिक या फिर जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो नेता, मंत्री, विधायक या किसी अधिकारी संपूर्ण है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम तो ये व्यवहारिक बातें थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि भाई अगर कोई व्यक्ति दलित समाज का एक बार आरक्षण मिल गया, वो IAS IPS बन गया, वो नेता, मंत्री, विधायक बन गया, तो क्या लगता है कि उसके साथ कोई सामाजिक तौर पर शोषण हो सकता है, आपने देखा है, या फिर वो पिछड़ा रह गया, उसे आरक्षण की जरूरत है? नहीं, देखिए सही, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए आर्थिक दृष्टि से तो वो संपन्न हो गया, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मान लीजिए कोई दलित IAS बन गया, तब तो अब IAS बन गया तो आप तो क्या कहिएगा, तो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, वो तो संपन्न हो गया, वो मध्य वर्ग गया, उच्च मध्य वर्ग में चला गया। लेकिन आर्थिक चीज अलग है, सामाजिक चीज अलग है। क्या अभी भी, मैं ईमानदारी से दर्शकों से पूछता हूँ, दिल पर हाथ रख के कहेंगे, क्या अभी भी कितने ब्राह्मण हैं जो उस दलित IAS को अपना दामाद बनाएंगे क्या? ज्यादातर ब्राह्मण नहीं बनाएंगे उस दलित IAS को अपना दामाद। कितने राजपूत हैं जो उस दलित IAS से अपनी बेटी की शादी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सामाजिक रूप से अभी भी जो जितना जात पात है लोगों में, शिक्षित वर्ग में भी जितना मैं जात पात देखता हूँ, कि आज की इसमें भी लोग उसको, एक साधारण ब्राह्मण भी जो रहेगा, जो हो सकता है ब्राह्मण खुद चपरासी ही हो, वो उस दलित IAS को सामाजिक दृष्टि से खुद से नहीं करेगा। हाँ, नहीं स्वीकार करेगा, खुद से हीन समझेगा। क्योंकि ये इस देश में सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो जात पात का जहर लोगों के दिमाग में है, मैं तो इसको जहर ही मानता हूँ, कोई अच्छी चीज तो है नहीं, तो उस वजह से एक ऐसा बन गया। इसलिए ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा कि ठीक है वो IAS बन गया तो ठीक है, वो आर्थिक रूप से वो हो गया मतलब मजबूत, लेकिन सामाजिक रूप से वो मजबूत नहीं है, उसके लिए अभी भी उसको मदद की जरूरत है। जी, एक बार देखा जाए, बिहार में देखा गया कि अशोक चौधरी जो दलित समाज से आते हैं, उनकी बेटी की शादी सयान कुणाल जो भूमिहार समाज किशोर कुणाल के बेटे से हुई। तो ये भी चीज देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन वो इक्की दुक्की है। आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि वो अपवाद स्वरूप हुई है। 13 करोड़ बिहारियों में आप ये है, ठीक है, मुझे मालूम है वो बात, लेकिन ये अभी भी एक अपवाद स्वरूप है। इसकी आप चर्चा इसलिए ना कर रहे हैं क्योंकि अपवाद है। घरे घर ऐसी शादी होती तब तो आपको याद नहीं रहता श्यामवी चौधरी और सयान कुणाल की। आप याद है, आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो एक विशेष चीज है, एक मतलब चौंकाने वाली चीज, एक अपवाद है। तो ठीक है, देखिए समाज में मैं ये नहीं करा कि बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव तो हो ही रहा है,
अब तो देखिए दलित दो बार दलित इस देश के महामहिम राष्ट्रपति बन चुके हैं। के.आर. नारायणन भी थे, रामनाथ कोविंद भी था। और सारे कोई समाज स्टैटिक नहीं है। आज से तो दलित की स्थिति 100 साल पहले थी, उस तुलना में बहुत सुधार आया है। ये तो दलित चिंतक भी मानेंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि समाज अब एकदम पूरी तरह परफेक्ट बन गया, अब तो कोई सुधार की जरूरत ही नहीं, अब तो बैठ के सब मतलब जश्न मनाइए कि समाज हमारा एकदम समतामूलक हो गया है। ऐसा भी नहीं है। एक अंतिम सवाल सर आपसे ले लेंगे, चूंकि जीतन मांझी चिराग पासवान समर्थन विरोध करे इस मुद्दे पर। जीतन मांझी का एक ताजा मामला बयान आया कि भाई आरक्षण इस देश में या तो खत्म कर दीजिए या फिर उसमें उसकी रूपरेखा बदली जाए ताकि गरीब को भी आरक्षण, ताकि जो है जरूरतमंद को ही आरक्षण मिले। आपको नहीं लगता कि मांझी का यह बयान बिल्कुल पाखंडपूर्ण है? जिंदगी भर मांझी जी चाहे विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। हाँ। आज की तारीख में भी वो सुरक्षित गया सुरक्षित है ना सीट। हाँ। लोकसभा का। इसके पहले वो इमामगंज सुरक्षित सीट से थे विधानसभा में। उनके जो सपूत हैं संतोष सुमन, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका भी वही हाल है। यदि वो भी लड़ेंगे तो क्या है, आप जिंदगी भर आपने आरक्षण की मलाई खाई। हाँ। अब बुढ़ापा में जब 80 बरस के हो गए तो कहिए कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये तो विशुद्ध पाखंडपूर्ण बात है। देखिए क्या है मांझी के साथ, क्या है कि बेसिकली ये तो सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। डगरा के बैगन है। हाँ। 6 महीना इधर रहेंगे, 6 महीना उधर रहेंगे। आजकल ये जो डगरा के बैगन है मांझी जी, ये मनोवादियों की गोद में बैठे हुए हैं। हाँ। भाजपा की सरकार में, मोदी सरकार में, तो इनका रिमोट तो है नागपुर में। हाँ। RSS मुख्यालय में इनका रिमोट है, वहां से ये स्विच ऑन ऑफ होते हैं। तो मनवादियों की गोद में बैठे हुए, इसलिए मनवादियों की भाषा बोल रहे हैं। चिराग भी तो साथ में ही है, चिराग विरोध कर रहे हैं इस मुद्दे पर। वही तो मैंने कहा, हनुमान है मोदी जी के, तो हनुमान है चिराग पासवान। मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान। ज्यादा शातिर आप कह सकते हैं, ज्यादा यंग भी है, उनको भी और पारी खेलनी है। हाँ। है ना, मांझी जी तो ज्यादा बुजुर्ग। लेकिन जीतन मांझी कह रहे हैं कि हम भी आरक्षण छोड़ देंगे, ऐसा होगा तो छोड़ देंगे, हम भी तो छोड़ के तैयार है। नहीं तैयार है। तो आज वो इनको बंधुआ मजदूर है, आज वो इस्तीफा दे, गया सीट खाली करें और सामान्य सीट से जाके चुनाव लड़े। उनको कौन बंधुआ मजदूर है क्या? नहीं। आज वो सुरक्षित सीट गया है ना, उससे वो इस्तीफा दे दे, कौन रोक रहा है उन्हें? देखिए ये सब बात, अब मैं क्या कहूँ, ये सब नेता सब परम पाखंडी होते हैं। कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। क्यों आज उनको इस्तीफा दे दे, वो कह दे कि मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ। और यदि कोई उपचुनाव उनको नहीं मिलता है तो घर पर बैठे अपना, गया में जहाँ के भी हो वहां बैठे अपना नाती पोता को खिलाए, कोई रोक रहा है? जी। तो चलिए, आरक्षण को लेकर जो बहस शुरू है, पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और समझाया लोगों को कि आखिर मामला क्या है और कहां पर विरोध, कहां पर समर्थन हो रहा है, फायदे क्या है जो नेता समर्थन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के बीच पॉलिटिकल लोगों से तो बातचीत होती ही होती है। पॉलिटिकल लोगों का अपना एक व्यक्तिगत फायदा होता है, अपना एक सोच होता है, अपना एक विचारधारा होता है, उस पर लोग बात करते हैं। लेकिन ऐसे शख्स जिन्होंने बिहार को बहुत करीब से देखा है, एक अधिकारी के तौर पर इन्होंने बिहार की सेवा की है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जानते हैं, हर एक तबका को करीब से देखा है, और इनकी ओपिनियन जानना, लोगों को सुनाना बेहद जरूरी होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।